हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। जीआईजीएल की हमारी क्लास है बच्चों, और जीआईजीएल की क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी जीआईजीएल की, हमने स्टार्ट किया था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एक क्लास हमारी इसमें हो चुकी है। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात किया था, इंट्रोडक्शन क्लास लिए था इस चैप्टर का कि क्या होता है क्रिमिनल लॉ, क्या है, कहाँ एप्लीकेबल होता है। हमने ऑफेंस के बारे में पढ़ा था, मैंसरिया क्या होता है, क्लासेस ऑफ कोर्ट्स क्या होती हैं, हमने ये सारा पढ़ा था। आज हम आगे शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 2। हमारी ये क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 2 है। आज हम बात करते हैं पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? सेंटेंस का मीनिंग होता है सजा। सजा, सजा होती है। पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंस। पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंस। पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंस क्या है? पढ़ते हैं। सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। मतलब वो कौन सी सेंटेंस है विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। आते हैं यहाँ पे। सेंटेंस which high court and session judge may pass। या सेक्शन 28 बात करता है। सेक्शन 28, अ हाई कोर्ट में पास सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय द लॉ। ये कहना चाह रहा है कि हाई कोर्ट में पास सेंटेंस जिसको ऑथोराइज किया गया है, ऑथोराइज बाय दी लॉ, जिसे लॉ ने ऑथोराइज किया है। हाई कोर्ट सिर्फ वही सेंटेंस पास कर सकता है जो कि लॉ के द्वारा क्या है? ऑथोराइज है। दूसरा, सेशन जज, अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज वो क्या कर सकता है? पास कर सकता है क्या? सेंटेंस। दे कैन पास द सेंटेंस ऑथोराइज बाय द लॉ। वो भी क्या कर सकता है? जो लॉ ने क्या की हो? ऑथोराइज की हो, ऑथोराइज बाय द लॉ। बट यहाँ पे क्या है? एक एक्सेप्शन है। बट एनी सेंटेंस ऑफ, अगर कोई डेथ की सजा है, अगर कोई सेशन जज डेथ से रिलेटेड कोई सजा सुना रहा है, तो उसके लिए उससे कंफर्मेशन किसकी लेनी पड़ेगी? हाई कोर्ट की लेनी पड़ेगी। बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय जज shall be subject to the confirmation by the high court। shall be subject to the confirmation by the high court। मतलब अगर कोई, वैसे तो देखो क्या है, हाई कोर्ट और सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो भी सेंटेंस, जो भी सजा है जो लॉ के द्वारा ऑथराइज की गई है, वो पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेशन जज की बात करूं या एडिशनल सेशन जज, अगर कोई डेथ की सजा सुना रहे हैं तो वो सुना सकते हैं, बट उसको
कंफर्मेशन पहले किससे लेनी पड़ेगी? हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी, बाय दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से उसको क्या लेनी पड़ेगी? कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एन असिस्टेंट सेशन जज में pass any sentence authorized by the law। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी असिस्टेंट जज है वो कोई भी सजा सुना सकता है जिसको ऑथोराइज किया गया है लॉ के द्वारा। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट। सेंटेंस ऑफ डेथ, बट इनकेस में डेथ से रिलेटेड अगर कोई सजा हो, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की अगर कोई सजा हो, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 10 ईयर हो, उस केस में असिस्टेंट सेशन जज सेंटेंस पास नहीं कर सकते। उस केस में अगर डेथ से रिलेटेड कोई सजा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कोई सजा हो, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कोई भी इम्प्रिजनमेंट 10 साल से ज्यादा की है, 10 साल से ऊपर की कोई सजा सुनाई गई है, तो ऐसी सजा में असिस्टेंट सेशन जज सेंटेंस पास नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ आ गया कि भाई हाई कोर्ट कैसे कोई सजा सुना सकता है अगर वो ऑथराइज बाय लोग है। एडिशनल जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है वो कैसे सजा सुना सकता है हमने पढ़ा। सिर्फ डेथ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के बाकी सारी सजा वो ऑथराइज बाय लॉ जो है वो पास कर सकता है। बट जो डेथ वाली जो है, डेथ से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अगर पास करना है तो पहले सेशन जज को किससे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी? हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। और लास्ट सेशन असिस्टेंट सेशन जज क्या कर सकता है? ऑथोराइज बाय लॉ कोई भी अगर सेंटेंस है उसको पास कर सकता है। बट अगर डेथ से रिलेटेड कोई सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड कोई सेंटेंस है, या फिर कोई भी इम्प्रिजनमेंट है जिसकी टर्म 10 साल से ऊपर की है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज के पास अथॉरिटी नहीं है। असिस्टेंट सेशन जज के पास अथॉरिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास। वो कौन कौन सी सेंटेंस है, वो कौन कौन सी सजा है जिनको मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है? सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास। सेक्शन 29 बात करता है पावर ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये किसकी बात करता है? पावर्स ऑफ इंडिविजुअल, पावर ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये पावर ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ मैजिस्ट्रेट की बात करता है। किस चीज से रिलेटेड? टू पास सेंटेंस। कि भाई मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है सजा सुनाने की। पहले पढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। पहले बात करते हैं चीफ, पहले बात करते हैं चीफ, पहले किसकी बात करते हैं? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर क्या है भाई? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेंटेंस, एनी सेंटेंस पास कर सकता है, एनी सेंटेंस पास कर सकता है। सेंटेंस का मीनिंग होता है सजा, कोई भी सजा वो सुना सकता है अगर उसको ऑथोराइज किया गया है, ऑथोराइज बाय द लॉ, जिसको ऑथोराइज किया गया है लॉ के द्वारा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डेथ की सजा, डेथ की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा, या फिर कोई ऐसी सजा जो 7 साल से ऊपर की हो, कोई भी ऐसी इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, अगर जिसकी जो मतलब जेल है 7 साल से ऊपर की हो तो उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस पास नहीं कर सकता। कौन सी सेंटेंस पास नहीं कर सकता? डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर। ये वाली सजा एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पास नहीं कर सकता। बाकी सारी सेंटेंस जो है, सजाएं जो है वो पास कर सकता है अगर वो ऑथोराइज बाय लॉ। दूसरा बात करते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब आती है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। दूसरी चीज है यहाँ पे अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है? वो सजा दे सकता है, मे पास अ सेंटेंस, मे पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म not exceeding 3 years। अगर उस टर्म्स की मतलब उस सजा की जो टर्म है 3 साल से ज्यादा नहीं है, या फिर फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज और बोथ। एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है 3 साल से ऊपर के सजा नहीं दे सकता। 3 साल से मतलब ऐसी कोई सजा नहीं दे सकता जिसकी टर्म कितनी हो, 3 साल से ऊपर की हो, या ऐसी कोई सजा नहीं दे सकता जिसमें फाइन जो है 5,000 रुपए से ऊपर का हो या दोनों हो। इससे ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, सिर्फ वो इतनी ही दे सकता है अगर कोई ऑफेंस हुआ है, कोई क्राइम हुआ है और उससे रिलेटेड अगर 3 साल तक की सजा है तो वो सजा कौन सुना सकता है? फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सुना सकता है। अगर फाइन 5,000 तक का है तो वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सुना सकता है। आगे बात करते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब बात आती है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की। थर्ड हमारे पास आता है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। A magistrate of second class, a magistrate of second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding, for a term not exceeding 1 year। जो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है वो 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुना सकता। जो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है
वो 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं सुना सकता और 1000 रुपये से ऊपर का फाइन नहीं लगा सकता, और दोनों। तो ये होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो किस तरह से सज़ा सुना सकते हैं। समझ आ गई? अब आगे हमारा टॉपिक आता है ऑफेंस क्या होता है। आगे हमारा टॉपिक आता है ऑफेंस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस सेक्शन 2 क्लोज एन के अंदर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 2 क्लोज एन के अंदर ऑफेंस बताया गया है। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस ऑफेंस मीन कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसी ओमिशन, ओमिशन मतलब गलती, कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी गलती जो कि क्या है, पुनिशेबल बाय लॉ है, उसको ऑफेंस बोला जाता है। जो कि क्या है, पुनिशेबल बाय लॉ है, उसको क्या बोला जाता है? ऑफेंस बोला जाता है। और सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पैनल कोड क्या कहता है? आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड क्या कहता है? सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी विच स्टेट दैट ऑफेंस डिनोट अ थिंग मेड पुनिशेबल बाय द कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई ऑफेंस denotes the thing which is punishable under the which is punishable under the code of criminal procedure, the code of criminal procedure, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर पुनिशेबल होती है उसको ऑफेंस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कितनी तरह के ऑफेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, दो तरह के ऑफेंस होते हैं। एक होते हैं लेस सीरियस ऑफेंस, जो ज्यादा सीरियस नहीं होते। दूसरे होते हैं मोर सीरियस ऑफेंस, जो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। ठीक है ना? लेस सीरियस ऑफेंस क्या बोला जाता है? लेस सीरियस को आगे बोला जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस, इसके अंदर कौन कौन से ऑफेंस आते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आते हैं, बेलेबल ऑफेंस आते हैं, समन केस आते हैं। समन केस आते हैं। और मोर सीरियस ऑफेंस के अंदर क्या क्या आता है? मोर सीरियस ऑफेंस के अंदर आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन से ऑफेंस आते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, और वारंट केसेस। और क्या आते हैं? वारंट केसेस, इसके अंदर ये आते हैं। अब बात करते हैं इन सारी चीजों की। ये जो हमने ऊपर पढ़ा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, समन केस, वारंट केस, क्या होता है? अब बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस। पहले हमारे पास आता है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है।
बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए, अब बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे से पहले हमें पता होना चाहिए बेल का। बेल क्या होती है? बेल, कई बार कहते हैं कि वो तो बेल पे छूट के आ चुका है, उसको बेल मिल चुकी है। बेल का मीनिंग होता है रिलीज कर देना। बेल का मतलब होता है रिलीज द accused from the custody of officer of law, from the custody of officer of law। ये कहना चाह रहा है बेलेबल का मतलब होता है आरोपी को लॉ के ऑफिसर की कस्टडी से आजाद करवाना, फ्री करवाना, रिलीज करवाना, छुड़वाना। एंड entrusted him and entrusting him to a private custody, to a private custody, to a private custody of a person who are surety to produce, who are surety to produce the accused to answer the charge at stipulated time or date, at stipulated time और डेट। ये कहना चाह रहा है कि भाई आरोपी को, बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है आरोपी को छुड़वाना। बेल का मतलब होता है आरोपी को छुड़वाना किसी लीगल ऑफिसर की कस्टडी से, और उस आरोपी को उस आरोपी को किसी पर्सन की प्राइवेट कस्टडी में सौंप देना, किसी पर्सन की प्राइवेट कस्टडी में सौंप देना। और वो पर्सन कौन होता है? वो पर्सन होता है जो क्या करता है? श्योरिटी देता है कि जब भी आरोपी को क्वेश्चन करने के लिए बुलाया जाएगा, मैं श्योरिटी देता हूं कि वो आपके क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपके सामने क्या होगा? प्रेजेंट होगा। समझ आ गई? ये होता है बेल। एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। बेल और एंटीसिपेटरी बेल में क्या फर्क होता है? एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि भाई जिस पर्सन को ये लगता है कि भाई मेरे खिलाफ कोई केस फाइल हो सकता है, जिस पर्सन को आशंका है कि भाई उसने कोई ऑफेंस किया है और वो अरेस्ट हो सकता है, तो वो क्या ले सकता है? एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। एंटीसिपेटरी बेल पढ़ते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है? ये जो एंटीसिपेटरी बेल होती है, ये बेल होती है हाई कोर्ट इस बेल को देता है, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन। अ पर्सन हु एप्रीहेंड, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु एप्रीहेंड्स, जिसको आशंका है
जिसको अरेस्ट होने की आशंका है, किस चीज के लिए? फॉर कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। भाई किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस को क्या किया? कमिट कर दिया, और उसे लगा कि भाई वो अरेस्ट हो सकता है, तो उसने पहले ही क्या ले ली? एक एंटीसिपेटरी बेल ले ली। उसने पहले ही क्या ले ली? एंटीसिपेटरी बेल ले ली। किसी पर्सन ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया और वो अभी तक क्या नहीं हुआ? अरेस्ट नहीं हुआ, तो वो हाई कोर्ट में जाके या कोर्ट ऑफ सेशन में जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। समझ आ गई? अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन टू द अपोजिंग पार्टी बिफोर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल। भाई अगर किसी को एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है तो एक बार अपोजिट पार्टी को, जो दूसरी पार्टी है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है कि बताओ एंटीसिपेटरी बेल क्यों ना दी जाए। समझ आ गई? ए बेलेबल ऑफेंस मींस, अब बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस मींस, बेलेबल ऑफेंस means an offense, an offense which is shown, which is shown बेलेबल, जिन पे आपको क्या मिल जाती है? बेल मिल जाती है, जिनको बेलेबल बोला गया है इन द फर्स्ट शेड्यूल, in the first schedule, or which is available by any other law for the time being, or which is available in the any other law, any other law for time being in force, for time being in force। मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो, जिनको क्या बताया गया है कि ये वाले ऑफेंस जो है ये बेलेबल है, ये बेलेबल ऑफेंस है, जिनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताया गया है, और जिनको किसी दूसरे लॉ के अंदर बेलेबल बोला गया है, वो सारे क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंस होते हैं। भाई जो लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, जिनके लिए आपको बेल मिल जाती है, वो क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंस होते हैं। समझ आ गया? नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? एनी अदर ऑफेंस अदर देन बेलेबल ऑफेंस। भाई जितने भी ऑफेंस होते हैं अदर देन बेलेबल ऑफेंस, वो सारे नॉन बेलेबल होते हैं। बेल हमने पढ़ लिया, एंटीसिपेटरी बेल हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। व्हाट आर द कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो सीरियस ऑफेंस होते हैं। भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर means offense in which police may arrest any person without warrant। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। मतलब ऐसे ऑफेंस जहां पर पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बिना वारंट के क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? ये ज्यादा सीरियस ऑफेंस होते हैं, जहां पे मर्डर हो गया, ठीक है ना, मर्डर हो गया, वो चीजें हो गई, तो वो क्या होता है? ये ज्यादा सीरियस होते हैं। यहाँ पे पुलिस आपको बिना वारंट के भी क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकती है।
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट के अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती। ऐसे ऑफेंस जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट के आपको अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती है ना। इसके लिए आपको स्पेशल अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है भाई। एक स्पेशल अथॉरिटी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर स्पेशल अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, तभी पुलिस क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? और तीसरा हमारे पास आता है समन एंड वारंट केस। मींस समन केस वो होते हैं जो वारंट केस नहीं होते, और वारंट केस मींस केस रिलेटिंग टू an offense punishable with death, imprisonment for a term exceeding 2 years। वारंट केस वो केस होते हैं जो कि पुनिशेबल होते हैं विद डेथ, पुनिशेबल होते हैं विद इम्प्रिजनमेंट, पुनिशेबल होते हैं फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। तो ये हमारे पास क्या है। और जो ऑफेंस पुनिशेबल होते हैं विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म लेस देन 2 ईयर्स, तो वो वाले कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं समन केस। और जो ऑफेंस पुनिशेबल होते हैं डेथ से, पुनिशेबल विद डेथ, पुनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ये सारे का सारा क्या होता है? ये सारे का सारा होता है हमारे पास समन एंड वारंट केसेस। समझ आ गई? तो ये होता है समन एंड वारंट केसेस। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास चीजें हैं। तो इतना ही करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को ट्राई करेंगे टू रिकवर, जितना जल्दी हम इसको खत्म कर सकें हमें वो करेंगे।